स्टूडेंट्स फर्ज करें कि ये बच्चा ये बॉल मेरी तरफ फेंकता है एक्स एक्सिस के अलोंग किसी सरफेस के ऊपर से। तो गौर करें ये बॉल सीधा एक ही लाइन में मेरी तरफ आ गया। ऐसी मोशन जो एक ही लाइन में होती है उसे वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं। इसका मतलब है इस बॉल की इस वक्त एक्स एक्सिस के अलोंग जो मोशन है ये वन डायमेंशनल मोशन है। इसी तरह अगर यही बच्चा इस बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंकता तो ये बॉल सीधा वाई एक्सिस के अलोंग टॉप मोस्ट पॉइंट तक जाता और फिर वापस आ जाता उसी लाइन पर। उसको भी हम क्या बोलेंगे? वन डायमेंशनल मोशन। यानी हॉरिजॉन्टल वन डायमेंशनल मोशन और वर्टिकल वन डायमेंशनल मोशन दोनों मैंने आपको बता दी। तो ज़रा सोचें, क्या अगर इन दोनों को कंबाइन किया जाए तो फिर किस तरह की मोशन बनेगी? उसके लिए मैं एक ग्राफ ड्रॉ करवाता हूँ आपसे। यानी बैकग्राउंड में मैंने आपको एक ग्राफ दिखा दिया और इस ग्राफ के ऊपर हम इस हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन को इकट्ठा समझने की कोशिश करेंगे और फिर देखेंगे कि रिजल्ट कैसा आता है। ये बात तो आप जानते हैं कि किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए डिफरेंट पॉइंट्स लगाने पड़ते हैं और उन पॉइंट्स का एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है और एक वाई कोऑर्डिनेट होता है। ये हम चैप्टर 2 में देख चुके हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी हमने कुछ बातें इससे रिलेटेड की थी इसी चैप्टर में। तो अब मैं ज़रा एनिमेशन में आपको दिखा देता हूँ। ज़रा गौर कीजिएगा, आपको हॉरिजॉन्टल मोशन की एनिमेशन भी साथ साथ नज़र आ रही है, वर्टिकल मोशन की एनिमेशन भी नज़र आ रही है। और गौर से देखें, साथ साथ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन से डॉटेड लाइन में आपको ये दोनों कोऑर्डिनेट्स मिलते नज़र आ रहे हैं और डिफरेंट पॉइंट्स बनते नज़र आ रहे हैं, जिसके नतीजे में हमें एक ग्राफ पे पाथ मिल रहा है जो बिल्कुल इस तरह का कर्व्ड पाथ है। यानी पहले ऊपर जा रहा है कर्व्ड लाइन में, फिर टॉप मोस्ट पॉइंट से सीधा नीचे कर्व लाइन में आ रहा है। ये कर्व्ड पाथ जो है इसे हम क्या बोलेंगे? ये है टू डायमेंशनल मोशन की एक रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन को कंबाइन कर दें तो हमारे पास जो रिजल्टेंट मोशन आती है, दिस इज एक्चुअली आ टू डायमेंशनल मोशन। ये जो कर्व्ड पाथ है इसे मैं क्या बोलूँगा? टू डायमेंशनल मोशन। क्यों? क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टल वन डायमेंशनल मोशन भी इन्वॉल्व है और वर्टिकल वन डायमेंशनल मोशन भी इन्वॉल्व है, इसीलिए इसे मैं टू डायमेंशनल मोशन कह रहा हूँ। तो ये तो मैंने आपको टू डायमेंशनल मोशन के बारे में कुछ थोड़ा सा बता दिया। आज हमने इसी मोशन के बारे में कुछ डिटेल में पढ़ना है। मैं हूँ आपका फिजिक्स टीचर तलहा उबैद और आज हमारा जो लेक्चर है चैप्टर 3 का लेक्चर नंबर 10 है। और आज के लेक्चर से हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे मैंने यहाँ आपको टू डायमेंशनल मोशन के बारे में कुछ बताया, ऐसे ही प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ये भी टू डायमेंशनल मोशन होती है। किस तरह? इमेजिन करें ये जो फुटबॉलर है ये बॉल को हिट करता है। जब ये बॉल को हिट करता है तो बॉल एक्स एक्सिस से यानी ज़मीन से किसी एंगल पर आना शुरू कर देता है। ज़रा गौर करें इसका पाथ कैसा है। इसका पाथ बिल्कुल उसी तरह का बन रहा है जैसे अभी अभी मैंने ग्राफ पर आपको टू डायमेंशनल मोशन का कर्व्ड पाथ बनवा के दिखाया था। इसका मतलब है कि ये जो फुटबॉलर है ये फुटबॉल को जिस तरह से मूव कर रहा है ये कैसी मोशन है? टू डायमेंशनल मोशन है। इसी तरह ये जो क्रिकेट प्लेयर है, जो बैट्समैन है, इसने भी जब बॉल को हिट किया तो उसने भी पैराबोलिक पाथ फॉलो करते हुए बाउंड्री से बाहर जाकर सिक्स करवा दिया। तो ये सारी की सारी जो एग्जाम्पल्स हैं ये असल में टू डायमेंशनल मोशन की एग्जाम्पल है। साथ ही साथ एक और चीज़ आपने गौर से देखनी है। मैं ज़रा अब थोड़ी सी सोफिस्टिकेटेड एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ। फ़र्ज़ कर लें वही वाला बच्चा है जिसकी मैं पहले बात कर रहा था, उसने बॉल को एक्स एक्सिस के साथ किसी एंगल पर फेंक के छोड़ दिया। मतलब एक तो ऑप्शन ये है ना कि वो अपने हाथ से बॉल को ऐसे मूव करवा रहा है, ऐसा नहीं है। यानी बॉल को उसने फेंक दिया और छोड़ दिया। फेंकने से मुराद क्या है कि उसके हाथ से बॉल अलग हो गया। और जब बॉल उसके हाथ से अलग हो गया तो आप गौर करें, अब बॉल के ऊपर दो तरह के फिनोमिना हो रहे हैं। एक इनर्शिया की प्रॉपर्टी, हम जानते हैं इनर्शिया क्या चाहता है कि बॉडी को जिस डायरेक्शन में मूव करवा दिया गया है
बॉडी उसी तरफ मूव करता रहे, बॉडी की मोशन में कोई तब्दीली ना आए। तो उस बच्चे ने बॉल को जब मूव करवा दिया था तो बॉल की इनर्शिया की ये कोशिश है कि बॉल सीधा इस लाइन में आता जाए, लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी तो है, हर ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ खींच रही है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी मुसलसल इस पर नीचे की तरफ लग रही थी, जिसकी वजह से एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस बॉल के अंदर डेवलप हो गया था। और फिर हुआ क्या, मजबूरन इस बॉल को सीधी लाइन में इस तरफ आने की बजाय कर्व्ड पाथ में वापस जमीन की तरफ जाना पड़ा। इसी मोशन को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अब गौर कीजिए, प्रोजेक्टाइल मोशन में दो पॉइंट्स हैं जिनका ख्याल रखना पड़ेगा। एक ये कि ये 2 डायमेंशनल मोशन है, और दूसरा ये कि ये सिर्फ और सिर्फ अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी है। आप गौर करें, यह इस वक्त इस बॉल के ऊपर कोई भी दूसरी फोर्स नहीं लग रही, एक ही फोर्स लग सकती थी और वो थी एयर फ्रिक्शन। तो फर्ज कर ले हमने एयर फ्रिक्शन को इग्नोर किया हुआ है, तो हम प्रोजेक्टाइल मोशन को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, 2 डायमेंशनल मोशन अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। और इस प्रोजेक्टाइल मोशन में जो ऑब्जेक्ट है जो इस तरह से मूव करके वापस जमीन पे आ रहा है, इस ऑब्जेक्ट को हम नाम देते हैं प्रोजेक्टाइल। और इसका जो पाथ है, जो हमें कर्व्ड शेप में ये पाथ नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। और अगर हम इसकी ट्रेजेक्ट्री को थोड़ा मैथमेटिकली देखें, आगे चल के डेरिवेशन से ये पता चला कि ये जो ट्रेजेक्ट्री है इसका फॉर्मूला बिल्कुल मैथमेटिक्स के एक ग्राफ से मिलता है जिसे बोलते हैं पैराबोला। सो इसलिए हम कहते हैं ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी प्रोजेक्टाइल के पाथ की शक्ल कैसी है, ग्राफ पैराबोला जैसी, इसीलिए हम इसे कहते हैं पैराबोलिक। सो ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। तो ये तो हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में थोड़ी सी छोटी छोटी डेफिनेशंस कर ली, जैसे प्रोजेक्टाइल क्या होता है, इसके अलावा हमने बोला प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, इसके अलावा हमने कहा कि ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल का क्या मतलब है, फिर हमने कहा कि ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। अब हम प्रोजेक्टाइल मोशन को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें से एक जो केस है जो मैं सबसे पहले आपके सामने रखूंगा, ये कंपैरेटिवली सिंपल केस है, मैं इसे केस 1 कह देता हूँ। इसी तरह नेक्स्ट हम एक और भी केस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में, उसे हम केस 2 का नाम देंगे। फिलहाल मैं आसान तरीन और सिंपल तरीन केस आपके सामने रखने जा रहा हूँ, एंड दैट इज केस 1। केस 1 में हमने क्या करना है, फर्ज कर लें ये बच्चा बेचारा अपनी छत पे खड़ा है, और अपनी छत पे खड़े होके इसने, और छत की जो हाइट है फर्ज कर लें उसको मैं कैपिटल Y का नाम दे देता हूँ, और इसके साथ साथ सीधा मैंने Y एक्सिस को ऊपर चला दिया ताकि हम मेजरमेंट्स कर सकें, और साथ ही सीधा X एक्सिस मेरी तरफ आपको नजर आ रहा है। अब इस बच्चे ने क्या किया है, बॉल को हॉरिजॉन्टली मेरी तरफ फेंक दिया है। पहले भी हॉरिजॉन्टली ही फेंका था, ऐसा ही है ना, लेकिन अब भी हॉरिजॉन्टली फेंका है। लेकिन गौर करें, पहले तो वो किसी सरफेस के ऊपर था जो मैं लेक्चर के शुरू में आपको बता रहा था, लेकिन अब तो ये सरफेस के ऊपर नहीं है, अब तो ये फ्री है। मतलब इसके ऊपर जैसे ही बच्चे के हाथ से बॉल छूटा, अब गौर करें बॉल के ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी अपना रोल प्ले करना शुरू हो गई, जिसकी वजह से बॉल सीधा मेरी तरफ आने की बजाय सीधा मेरी तरफ भी आएगा और नीचे भी जाएगा, मेरी तरफ भी आएगा और नीचे भी जाएगा। नीचे किस वजह से जा रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से, और मेरी तरफ किस वजह से आ रहा है, इनर्शिया की वजह से। बात क्लियर हो रही है? तो जरा गौर से इसी सिचुएशन को दोबारा से सोचते हैं, साथ साथ मैं कुछ मैथमेटिकल वैल्यूज भी लिखता जाऊंगा और कैलकुलेशंस भी करता जाऊंगा। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि क्या ये वाली जो मोशन है इसे भी मैं 2 डायमेंशनल मोशन कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकता हूं, ये भी 2 डायमेंशनल मोशन है, क्योंकि इसमें भी बॉल की मोशन का एक हिस्सा मेरी तरफ उसको ला रहा है और मोशन का दूसरा हिस्सा उसको नीचे ले जा रहा है, यानी y एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है। एक हिस्सा x एक्सिस के अलॉन्ग और एक y एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इसे ही मैं केस 1 का नाम दे रहा हूँ, जिसमें हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को सिर्फ और सिर्फ
हॉरिजॉन्टली फेंका है, हमने इसको इनिशियल वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट दिया है, एक्स कंपोनेंट। तो फर्स्ट कर लें इनिशियल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से इस बच्चे ने बॉल को मेरी तरफ फेंका था उसको हम इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे, लेकिन साथ ही उसके नीचे एक्स भी लिखेंगे क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी। तो इसलिए मैं कहूँगा इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है। फर्स्ट कर ले, इसको मैं v का नाम दे देता हूँ, v मीटर पर सेकेंड। ये 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, कुछ भी, जो भी उस बच्चे ने उसको वैल्यू दे दी। इसी तरह ये जो बॉल है, जब इसको फेंका गया तो इसकी हाइट कितनी थी, इसकी हाइट को हमने कैपिटल Y का नाम दिया हुआ है। तो साथ ही साथ गौर करें, जैसे जैसे ये नीचे आ रहा था तो ये y एक्सिस के अलॉन्ग जो डिस्टेंस कवर कर रहा था नीचे आते हुए, वो असल में वही है जो उस बिल्डिंग की हाइट थी, यानी कैपिटल Y। और साथ ही साथ ये मेरी तरफ आते हुए इसने एक्स एक्सिस पे जो फासला कवर किया है इसे हम कैपिटल X का नाम दे देते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। एक और इंपॉर्टेंट चीज़, इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट हमने सप्लाई किया है या नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। तो इसलिए मैं यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी के y कंपोनेंट को क्या बोलूँगा, 0। अब हम कुछ वैल्यूज़ निकालना चाहते हैं। मैं आपको शुरू में बता देता हूँ कि मुझे 2 बातों की इंफॉर्मेशन चाहिए, 2 डिस्टेंसेस मुझे चाहिए, और वो 2 डिस्टेंसेस कौन से हैं। एक तो है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो स्टोन या बॉल है वो मेरी तरफ कितना आगे आके गिरा, और उस बिल्डिंग की हाइट कितनी थी, यानी वो नीचे कितना जाके गिरा। ये 2 चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड है, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैपिटल X और वर्टिकल डिस्टेंस कैपिटल Y। तो सबसे पहले मैं एक काम करने जा रहा हूँ। लेक्चर के शुरू में मैंने आपको बताया था कि जो 2 डायमेंशनल मोशन है ये 2 मोशंस का कॉम्बिनेशन है, एक हॉरिजॉन्टल मोशन और एक वर्टिकल मोशन। तो ये बात याद रखें कि जब भी हम 2 डायमेंशनल मोशन को सॉल्व करना चाहेंगे तो या तो हम हॉरिजॉन्टल मोशन को कंसिडर करेंगे या वर्टिकल मोशन को कंसिडर करेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, डायग्राम में ज़रा गौर से देखिएगा, मैं बॉल को दोबारा से मूव करवाने लगा हूँ। बॉल की इनिशियल वेलोसिटी का सिर्फ कौन सा कंपोनेंट था, एक्स कंपोनेंट, वो वेक्टर की शक्ल में आपको नज़र आ रहा है। फिर जैसे ही बॉल उस बच्चे के हाथ से छूटा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से उसको वाई कंपोनेंट भी मिलना शुरू हो गया। तो देखिए नीचे की तरफ भी एक वेक्टर आपको नज़र आ रहा है, ये बस बेसिकली वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है। जैसे ही बच्चे के हाथ से बॉल छूटा तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट भी नज़र आ रहा है, वाई कंपोनेंट भी नज़र आ रहा है। इसी तरह फिर बॉल थोड़ा सा आगे आया, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट भी है, वाई कंपोनेंट भी है। यहाँ पर एक चीज़ बतानी मैं बड़ा ज़रूरी समझता हूँ, और वो ये कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो हवा की फ्रिक्शन है, उसको हमने यहाँ पर इग्नोर किया हुआ है। यानी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर मैं सोचूं कि क्या कोई फोर्स लग रही है, बिल्कुल कोई नहीं लग रही, यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही हो सकती थी और वो तो हमने इग्नोर कर दी है। इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल मोशन में कोई भी ऐसी फोर्स नहीं है जो इसकी मोशन को अपोज करे। इसलिए मैं कह सकता हूं कि वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, यानी जिस वेलोसिटी से इस बॉल को फेंका गया, जो मेरी तरफ उसकी डायरेक्शन है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही, क्योंकि वेलोसिटी में तब्दीली तो तभी आएगी ना जब एक्सेलरेशन पैदा होगा, और एक्सेलरेशन तभी पैदा होगा जब कोई ना कोई फोर्स लगेगी। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग तो कोई फोर्स लग नहीं रही, इसलिए वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट इसमें सेम रहेगा। तो आप गौर करें, डायग्राम में मैं वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट के लिए जो वेक्टर यूज़ कर रहा हूँ उसकी लेंथ मैंने सेम रखी हुई है। इसी तरह अगर आप वर्टिकल मोशन की बात करें तो वर्टिकल मोशन में गौर करें, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट शुरू में तो 0 था, फिर जैसे ही बच्चे के हाथ से छूटा वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट नीचे की तरफ मुसलसल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और फाइनली ज़मीन से टकराने से थोड़ी देर पहले तक वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट मैक्सिमम हो चुका है। तो ये मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया इस पूरी डायग्राम का। अब हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन की तरफ जाने लगे हैं, और से मेरे साथ साथ चलते जाएं, बड़ा आसान आपको लगेगा, बड़ा इजी है ये, थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, उसको गौर से आप समझ लें। तो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल मोशन को मैथमेटिकली डिस्कस करने जा रहे हैं। हॉरिजॉन्टल मोशन से रिलेटेड हमें जो कुछ भी पता था ना, वो मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ, आपने गौर से सुनते जा रहे हैं। देखिए वेलोसिटी का, इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट क्या था, v मीटर पर सेकेंड, वो मैंने सबसे पहले लिख लिया। इसी तरह हॉरिजॉन्टल मोशन में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि यहाँ हमने एयर फ्रिक्शन को इग्नोर किया हुआ है। अगर एयर फ्रिक्शन को इग्नोर किया हुआ है तो इसका मतलब है कोई भी फोर्स नहीं है जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लग रही है। सो एफ ऑफ एक्स, यानी फोर्स का एक्स कंपोनेंट कितना है, 0।
इसी तरह न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट भी क्या है, 0। यहाँ मैं पॉइंट्स में आपको ये जितनी भी चीज़ें लिखवा रहा हूँ ये अपनी अपनी जगह पर पूरे MCQs हैं। तो ए एक्स इज इक्वल टू 0 आ गया, और अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कोई एक्सेलरेशन पैदा नहीं हो रहा तो फिर हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट भी चेंज नहीं हो रहा। सो हम कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यानी वी एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, अगर वी एक्स कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं कि जो डायग्राम में मैंने वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट का वेक्टर सेम रखा है वो बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड तो सेम है और डायरेक्शन पहले ही मेरी तरफ है। इसी तरह अब हम ऐसा करते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर मैं लिखने लगा हूँ, गौर से देखते जाएं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या करती है, क्या कहती है? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहती है जी s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब आप गौर से सोचें, यहाँ पर हम चूंकि हॉरिजॉन्टल मोशन की बात कर रहे हैं तो s की जगह मैं क्या लिख दूंगा, कैपिटल X। इसी तरह इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, जो ये दोनों जो वेक्टर हैं, इनको भी मैं इस तरह से ट्रीट करूंगा कि इनके एक्स कंपोनेंट्स की सिर्फ बात करूंगा, क्योंकि मैं किस मोशन की बात कर रहा हूं, हॉरिजॉन्टल मोशन की बात कर रहा हूं, सिर्फ एक डायमेंशन को डिस्कस कर रहा हूं। और वो कौन सी डायमेंशन है इस वक्त, दैट इज हॉरिजॉन्टल डायमेंशन, यानी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो मोशन है उसकी। तो इसलिए मैंने वी आई के साथ भी नीचे छोटा सा एक्स लिख दिया, ए के साथ भी नीचे छोटा सा एक्स लिख दिया। अब वी आई एक्स किसके इक्वल था, वी आई एक्स तो इक्वल था वी के, और वी की जैसे मैंने पहले आपको बताया कि इसकी वैल्यू 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, अप टू सो ऑन कुछ भी हो सकती है। इसी तरह ए एक्स कितना है, वो तो 0 है, ए एक्स की जगह 0 आ गया। तो आपके पास सिंपली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैपिटल एक्स का फॉर्मूला बन गया वी आई एक्स मल्टीप्लाइड बाई टाइम। यानी अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट पता चल जाए कि इस बच्चे ने कितनी वेलोसिटी से मेरी तरफ फेंका था, और इस टाइम का पता चल जाए कि उस छत से लेके ज़मीन तक आते हुए इस बॉल को कितना टाइम लगा, तो बड़ी आसानी से हम ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह अब मैं एक दूसरी हेडिंग लिख रहा हूँ, दैट इज़ वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन का क्या मतलब है कि अब हम एक दूसरी वन डायमेंशनल मोशन की बात करने जा रहे हैं जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। पहले हमने एक्स एक्सिस वाली मोशन को डिस्कस किया। तो वर्टिकल मोशन के बारे में हमें जो कुछ भी पता है ना, सारा एकदम यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट कितना है, वो है जनाब 0 लिख दिया। लेकिन वाई एक्सिस के अलॉन्ग फोर्स लग रही है या नहीं लग रही? बिल्कुल लग रही है। कैसे लग रही है? एफ ऑफ वाई को मैं कितना लिखूंगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी एफ जी। और एफ जी का क्या मतलब है? ऑब्जेक्ट का वेट, जिसे हम एम जी से जाहिर करते हैं। तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो फोर्स लग रही है वो तो है एम जी। तो क्या वाई एक्सिस के अलॉन्ग कोई एक्सेलरेशन भी पैदा हो रहा है? बिल्कुल पैदा हो रहा है। अगर फोर्स लग रही है तो एक्सेलरेशन भी पैदा होगा ना। अब यहाँ फोर्स कौन सी लग रही है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है। तो फिर एक्सेलरेशन कौन सा पैदा होगा? वो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही पैदा होगा। यानी अगर एक्सेलरेशन के वाई कंपोनेंट को मैं ए वाई से जाहिर करूं तो ये कितना होगा? ये जी के इक्वल होगा। और जी की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह मैं कह सकता हूं कि इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट तो 0 था, लेकिन चूंकि एक्सेलरेशन है जिसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो इसीलिए एनिमेशन में आप देखें मैंने वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट का जो वेक्टर है उसको मुसलसल में बड़ा करता गया हूं जैसे जैसे बॉडी नीचे की तरफ आता गया, क्योंकि नीचे की तरफ आते आते बॉडी की वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट मुसलसल इंक्रीज कर रहा था। तो यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं वाई कंपोनेंट इंक्रीजिंग टिल द बॉडी हिट्स द ग्राउंड, यानी वाई कंपोनेंट वेलोसिटी का जो है, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट मुसलसल इंक्रीज कर रहा है जैसे जैसे बॉडी जमीन को टच कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी समरी मैंने एक्सप्लेनेशन में आपको यहाँ पर बता दी वर्टिकल मोशन के बारे में। अब हम डेरिवेशन कर लेते हैं, बड़ी ही आसान है क्योंकि हमें वर्टिकल डिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। तो चूंकि डिस्टेंस फाइंड करना है तो यहाँ भी हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से काम चला लेते हैं। यानी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें, क्या होती है? एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहां पर चूंकि हम वर्टिकल मोशन की बात कर रहे हैं तो s की जगह मैं क्या लिखूंगा? कैपिटल Y। vi के साथ मैं क्या लिखूंगा? vi y। और a के साथ क्या लिखूंगा? a y। तो आप गौर करें, vi की जगह तो 0 आ गया, vi y की जगह, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट तो 0 था। और a y की जगह क्या आ जाएगा? g। और s की जगह क्या आ जाएगा? कैपिटल Y। तो आपके पास कैपिटल Y यानी वर्टिकल डिस्टेंस आ गया हाफ जी टी स्क्वायर।
यही है वर्टिकल डिस्टेंस। यानी ज़रा बड़ी मज़े की बात है, अगर आप अपने घर की छत की हाइट फाइंड करना चाहते हैं तो आप वहाँ से एक फ़र्ज़ कर लें स्टोन फेंकते हैं, स्टोन जैसे ही आप फेंकते हैं आप स्टॉप वॉच को ऑन कर लें, और जैसे ही स्टोन नीचे जाके गिरे या नीचे खुदा ना खास्ता किसी को लगे तो उसकी चीख की आवाज़ जैसे ही आए आप स्टॉप वॉच को ऑफ कर लें। यही टाइम है ऊपर से लेके नीचे तक आने का टाइम। अगर आपको इस टाइम का पता चल जाता है ना तो फिर आपने क्या करना है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आपने जो स्टोन को फेंकना है हॉरिजॉन्टली फेंकना है। ये फार्मूला किस कंडीशन के लिए ही वैलिड है, जिस कंडीशन को हमने इस्तेमाल करके ये फार्मूला डेराइव किया है। तो अगर आपको टाइम का पता चल जाता है तो ये जो फार्मूला आपके सामने लिखा नज़र आ रहा है y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ पर टाइम की वैल्यू पुट करें, g की जगह 9.8 पुट करें और आप हाफ से मल्टीप्लाई करें तो बड़े आराम से आप अपने घर की हाइट फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर टाइम लगा है 2 सेकेंड तो टाइम की जगह आप 2 सेकेंड पुट करें और जी की जगह 9.8 पुट करें, हाफ से मल्टीप्लाई करें तो ये देखें, ये जो फाइनल आंसर आया है ना, यही है आपके घर की हाइट। अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, एमसीक्यू के लिए या न्यूमेरिकल के लिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। अगर आपको वो वर्टिकल डिस्टेंस की वैल्यू बता देता है, वर्टिकल डिस्टेंस की वैल्यू उसने खुद बता दी है और आपसे कह रहा है कि भाई टाइम कितना लगा है, तो उसके लिए आप यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ से ज़रा गौर करें, 2 को मैं दूसरी तरफ ले जाता हूँ, g से डिवाइड कर देता हूँ तो t स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 2y डिवाइडेड बाई g। और फिर स्क्वायर रूट लेने पे t यानी टाइम की वैल्यू फॉर्मूला की शक्ल में आपके सामने आ जाएगी, दैट इज 2y डिवाइडेड बाई g का स्क्वायर रूट। तो इस तरह से अगर हम वर्टिकल डिस्टेंस के बारे में जानते हैं, वर्टिकल डिस्टेंस y को यहाँ पुट करें, g से डिवाइड करें, 2 से मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर रूट करें, तो आपके पास टाइम आ जाएगा कि कितना टाइम लगेगा ऑब्जेक्ट को टॉप मोस्ट पॉइंट से नीचे बॉटम तक आने में। तो ये तो था केस 1।